नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी इस परीक्षाओं और लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमएस ऑफिस से लेके आए हैं, जो 100 क्वेश्चंस है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एमएस वर्ड, बिना माउस के कीबोर्ड से एमएस वर्ड खोलने की रन कमांड क्या है? तो वो क्या है? विन वर्ड। ठीक है, जो रन कमांड है उसमें हम विन वर्ड टाइप करेंगे तो हमारा जो है एमएस वर्ड खुल जाएगा। फिर .docx एक्सटेंशन में एक्स का क्या अर्थ है? ठीक है, तो एक्स का अर्थ है XML, मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड खुलते ही डिफॉल्ट फॉन्ट और साइज क्या होता है? तो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिब्री। ठीक है, कैलिब्री फॉन्ट का नाम है ये, और साइज होता है 11। ठीक है। एमएस वर्ड की डिफॉल्ट पेज व्यू क्या होता है? तो प्रिंट लेआउट होता है पेज व्यू में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रिंट लेआउट व्यू जो है WYSIWYG। ठीक है, इस पर कार्य करता है, मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, क्या आप देख रहे हैं और क्या आप चाहते हैं, प्रिंट व्यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एमएस वर्ड पेज लेआउट का विज्ञान। तो गटर मार्जिन का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो जो पेज बाइंडिंग के लिए स्पेस को छोड़ा जाता है, जैसे कि हम पेज बाइंडिंग करते हैं तो ऊपर और ये साइड में पेज को छोड़ा जाता है जिससे हम बाइंडिंग करा सकें। ठीक है, तो इसे हम गटर मार्जिन बोलते हैं। सामान्य फॉर्मेट रिपोर्ट के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो ये होता है पोर्ट्रेट, सीधा खड़ा पेज। ठीक है, पोर्ट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12-15 कॉलम वाली बहुत चौड़ी टेबल टेबल बनाने के लिए कौन सा ओरिएंटेशन चुना जाता है? तो वो लैंडस्केप चुना जाता है, मतलब लेटा हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेज के बैकग्राउंड में कॉन्फिडेंशियल या ड्राफ्ट दर्शाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ये वाटर मार्क का यूज होता है। ठीक है, जैसे ये वाटर मार्क है, जैसे यूपी मेंटर लिखा है ना, ये एक तरह का वाटर मार्क है इस पीडीएफ में। इसी तरह से वाटर मार्क बैकग्राउंड में यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। टेक्स्ट की पूरी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने वाला टूल तो होता है फॉर्मेट प्रिंटर पेंटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, रंग, फॉन्ट, साइज, यानी पूरा ही हम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मेट पेंट द्वारा फॉर्मेट पेंटर को लगातार कई हेडिंग्स पर इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आइकन पर डबल क्लिक करना होता है। ठीक है, टूल लॉक करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन, पानी का फॉर्मूला H2O लिखने के लिए टू को नीचे करने का शॉर्टकट क्या है? तो सब स्क्रिप्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये शॉर्टकट की है। ठीक है, जो सब स्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गणित का फॉर्मूला A² लिखने के लिए टू को ऊपर लिखने का शॉर्टकट की, तो ये होती है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, जिसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और दो बार प्लस का बट वो होता है इसमें चिन्ह। इंपॉर्टेंट ही आ सकता है इसमें से आप। चलिए आगे देखते हैं। पैराग्राफ को दोनों तरफ से एकदम सीधा करने का शॉर्टकट तो ये होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जैसे हम कंट्रोल जे से वो करते हैं, मतलब शॉर्टकट की है ये जस्टिफाई अलाइनमेंट की। चलिए आगे देखते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का बुनियादी शॉर्टकट क्या है? तो F7। ठीक है, जो फंक्शन की है F7, इससे हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट में शब्दों के बेहतरीन पर्यायवाची खोजने के लिए कौन सा टूल का यूज करते हैं? तो ये है थीसियोर्स। ठीक है, जिसे हम शिफ्ट प्लस F7 से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। थियोसॉरस। ठीक है, इसका नाम क्या है? थियोसॉरस टूल। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। एमएस वर्ड में न्यूनतम और अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? तो न्यूनतम 10% होता है एमएस वर्ड में, और अधिकतम 500% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शब्द को खोजने के बाद उसे बदलने का शॉर्टकट क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस H। ठीक है, और इसी का यूज करते हैं हम रिप्लेस करने के लिए। और कंट्रोल R राइट अलाइन के लिए भी यूज किया जाता है। किसी टेक्स्ट में इंटरनेट का लिंक जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? हाइपर लिंक। ठीक है, तो वह कंट्रोल प्लस के। ठीक है, तो इसका जो हाइपर लिंक के लास्ट में के आ रहा है, तो इसी से याद रखना आप, के से। चलिए आगे देखते हैं। स्मार्ट शॉर्टकट्स और सीक्रेट ट्रिक्स। लेआउट चेक करने के लिए तुरंत डमी टेक्स्ट जनरेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो होता है RAND
3 4 और इसे फिर एंटर करना होता है, ठीक है। तो इससे क्या आता है, डमी टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। बिना शेप्स मेन्यू में जाए कीबोर्ड से एक परफेक्ट सीधी लाइन खींचने की ट्रिक, तो 3 बार डैश दबाकर इसे एंटर दबा देंगे तो एक सीधी लाइन खिंच जाएगी, ठीक है। ये क्या शॉर्टकट है। टेक्स्ट को धागे की बजाय एक चौकोर डिब्बे डिब्बे की तरह सेलेक्ट करने की ट्रिक, तो वो है ऑल्ट बटन दबाकर माउस से ड्रैग करेंगे, ठीक है, जिस तरह से ये दिखा गया, ठीक है। वर्टिकल लॉक यहाँ पर जो है माउस रख कर ड्रैग करेंगे तो खींचता चला जाएगा, पूरे में सेलेक्ट हो जाएगा पूरा वर्टिकल रूप से। बिना इंसर्ट मेन्यू के कीबोर्ड से टेबल बनाने का स्मार्ट तरीका क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, प्लस 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 टाइप करके एंटर कर देते हैं, ठीक है, प्लस नोड माइनस चौड़ाई। चलिए आगे देखते हैं। एमएस एक्सेल ग्रिड में कुल लेटी हुई रेखाएं यानी रो की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, ये होती है 10,48,576, ठीक है, यानी 2 की पावर 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल ग्रिड में कुल खड़ी रेखाओं यानी कॉलम्स की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 16,384, यानी कि 2 की पावर 14 होती है। अगला क्वेश्चन, ग्रिड के सबसे अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है, तो XFD होता है। एग्जामिनर इन सटीक नंबरों को क्यों पूछता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के बाइनरी आर्किटेक्चर की आधारित होते हैं, आर्किटेक्चर पर आधारित होते हैं, 2 की पावर में, ठीक है, इसलिए एग्जामिनर इन्हें पूछता है बार बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेल एड्रेस और फॉर्मूला रूल्स, तो लाखों सेल में से उस सेल की पहचान कैसे होती है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, तो वो एक्टिव सेल होती है, ठीक है, जिस पर गाढ़ा काला बॉर्डर होता है, जैसे कि ये एक्टिव सेल है, ठीक है, इस पर हम काम कर रहे हैं तो इस तरह से ये गाला गाढ़ा काला बॉर्डर होगा इस पर। सेल का नाम हमेशा A1 क्यों होता है, 1A क्यों नहीं, तो कार्टेशियन ग्राफ नियम और पार्सर लॉ के कारण, ठीक है, पहले एक्स, तो किसके कारण होता है, कार्टेशियन ग्राफ नियम और पार्सर लॉजिक के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में कोई भी कमांड या फॉर्मूला शुरू करने का मास्टर रूल क्या है, तो शुरुआत में बराबर का निशान लगाना अनिवार्य होता है, ठीक है, किसी भी फॉर्मूले को हमें लिखना है तो बराबर का निशान लगाना जरूरी होता है। जबकि संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो एक्सेल कौन सा एरर दिखाता है, तो एक्सेल दिखाता है #div/0, ठीक है, यह एक अपरिभाषित है, ठीक है, गणित में यह अपरिभाषित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल के अंदर जाने का सबसे तेज शॉर्टकट, तो वह F2, ठीक है, F2 दबाइए और सेल में अंदर चले जाते हैं। डेटा का नया चार्ट तुरंत बनाने का शॉर्टकट क्या है, तो वह F11, ठीक है, इसकी ट्रिक है 11 खिलाड़ी मैदान में, ठीक है, तो डेटा का जो नया चार्ट तुरंत बनाना है तो F11 इसकी शॉर्टकट की होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल फाइल में एक नई सीट लाने का शॉर्टकट तो होता है Shift+F3, ठीक है, नई सीट लाने के लिए Shift+F3 दबाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल में आज की तारीख डालने का शॉर्टकट तो होता है Ctrl+सेमीकोलन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में सेल में वर्तमान समय डालने का शॉर्टकट करंट डेट तो होता है Ctrl+Shift+कोलन, ठीक है, ये कॉलन होता है, तो ये इसकी वो होती है वर्तमान डेट डालने के लिए। अगला क्वेश्चन, किसी रो को छुपाने का शॉर्टकट क्या है, तो होता है Ctrl+9, ठीक है, इससे क्या होता है, हम किसी रो को छुपा सकते हैं Ctrl+9 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 2007 से पहले की पुरानी एक्सेल फाइलों का एक्सटेंशन क्या था, तो होता .xls, और वर्तमान में क्या है .xlx, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन। .xls फाइल दरअसल किस प्रकार की फाइल होती है, तो एक जिप आर्काइव फाइल होती है, ठीक है, जिसमें कई छोटी फाइलें होती हैं। कैसी होती है, ये एक जिप आर्काइव फाइल होती है जिसमें छोटी छोटी फाइलें होती हैं बहुत सारी। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। पुरानी .xls फाइलों के क्रैश होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो वे अखंड बाइनरी ब्लॉक थी, जरा सी खराबी पूरी फाइल नष्ट कर देती थी, ठीक है, तो ये बाइनरी ब्लॉक्स में होती थी। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे MS पावर पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बोरिंग डेटा को विजुअल्स और एनिमेशन के साथ आकर्षक ढंग से पेश करने के लिए हम MS पावर पॉइंट का यूज करते हैं।
ठीक है। पावर पॉइंट की तकनीकी हायरार्की क्या है, क्रम क्या है? तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन, उसके बाद स्लाइड और फिर प्लेस होल्डर, ये तीनों ही इसकी एक तरह से हायरार्की क्रम है। एमएस वर्ड के पेज को पावर पॉइंट में क्या कहा जाता है? स्लाइड कहते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट में स्लाइड कहते हैं। स्लाइड्स में टेक्स्ट या ग्राफिक्स होल्ड करने वाले डॉटेड बॉक्स को क्या कहते हैं? तो इसे प्लेस होल्डर कहते हैं। इसे टेक्स्ट बॉक्स समझना सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं होता, इसे क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। डॉट पीपीटी और डॉट पीपीटी एक्स एक्सटेंशन के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो इसमें डॉट पीपीटी में XML तकनीक होती है जो फाइल को कंप्रेस मतलब छोटा और सुरक्षित करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट पीपीटीएक्स फाइल पर डबल क्लिक करने पर वह किस मोड में खुलती है? तो एडिटिंग मोड में खुलती है, सारे टूल और मेन्यू के साथ, वो भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी फाइल को सीधे फुल फुल स्क्रीन स्लाइड शो के रूप में खोलने वाला एक्सटेंशन तो होता है डॉट PPSX। एस का मतलब है शो, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक बिल्कुल नई प्रेजेंटेशन फाइल खोलने का शॉर्टकट तो क्या है? Ctrl+N, ठीक है। इससे क्या होता है? न्यू फाइल खुल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में फाइल के अंदर ही एक नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट तो Ctrl+M से हम नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं। स्लाइड शो को बिल्कुल शुरुआत से चलने वाला शॉर्टकट तो वो है F5, ठीक है। अगर हमें स्लाइड शो को शुरुआत से चलाना है पहली स्लाइड से तो हम F5 दबाएंगे तो ये शुरू से चलने लगता है। स्लाइड शो को उसी स्लाइड से चलाने का शॉर्टकट जिस पर आप अभी हैं तो Shift+F5 दबाने से जहाँ पर हम हैं जिस स्लाइड पर वहीं से जो है स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। चलती हुई प्रेजेंटेशन को तुरंत रोकने का बटन तो होता है एस्केप, ठीक है। एस्केप बटन दबा सकते हैं तो इससे क्या है? जो तुरंत प्रेजेंटेशन रुक जाती है भाई। चलिए आगे देखते हैं। 50-100 स्लाइड्स को एक साथ ताश के पत्तों की तरह मेज पर रखने वाला व्यू कौन सा होता है? तो होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। इसमें क्या सारी स्लाइड्स को हम एक साइड में देख सकते हैं, छोटी छोटी स्लाइड्स आती हैं जो कि। स्लाइड सॉर्टर व्यू का सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्लाइड्स को ड्रैग एवं ड्रॉप करके आसानी से रीअरेंज या क्रम में बदल सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा स्मार्ट बोर्ड के साइड में जो PDF जो चलती है उसमें जो है स्लाइड्स को चेंज भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे करते रहते हैं, ठीक है। और ये स्लाइड सॉर्टर व्यू, जब पूरी स्लाइड बदलती है तो उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो ट्रांजिशन कहते हैं इसे, ठीक है। जैसे कि नाटक का भारी पर्दा गिराना, ठीक है, ये ट्रांजिशन है। देखो ये पर्दा है जैसे कि, और ये एनिमेशन है। स्लाइड के अंदर के शब्दों या चित्रों का हिलाना क्या कहलाता है? तो एनिमेशन कहलाता है। इसमें क्या चित्र जो है चलते हैं इधर उधर, जैसे कि स्टेज पर एक्टर का आना, क्या है? एनिमेशन है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे 100 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं अब। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। और PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम देखेंगे AI मशीन एंड डीप लर्निंग, ठीक है, जो कि यूपी SSS की परीक्षा और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। मशीन मनुष्य की तरह सोचने में सक्षम है यह निर्धारित करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग होता है? तो इसके लिए हम करते हैं ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है, जो कि 1950 में एलन ट्यूरिंग द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सपर्ट सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या हैं? तो नॉलेज बेस्ड और इन्फेरेंस इंजन, ठीक है। दो मुख्य घटक है एक्सपर्ट सिस्टम के। पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो वो थी लिस्प, ठीक है, जो कि जॉन मैकार्थी द्वारा विकसित की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। फजी लॉजिक्स की अवधारणा किसने दी और यह कैसे काम करता है? तो फज तो लोफ्जी जादेह ने, ठीक है, लोथफी जादेह ने इसमें बाइनरी 0 1 की बजाय 0 और 1 के बीच आंशिक मूल्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AI कंप्यूटिंग और पारंपरिक कंप्यूटिंग मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होते हैं? तो AI नॉलेज ज्ञान पर
और पारंपरिक डेटा पर बेस्ड होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी एल्गोरिदम का परीक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? डेटा के द्वारा, सूडो कोड के माध्यम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, अजीब से लग रहे होंगे लेकिन इस तरह के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? तो इसे ह्यूमनॉइड कहते हैं। ठीक है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? तो वो कौन सा है? मानव ही नाम है इसका। फिर है, बुद्धिमान इंटेलिजेंट एजेंट किसके माध्यम से महसूस करते हैं और कार्रवाई करते हैं? तो महसूस किससे करते हैं? सेंसर से करते हैं। और जो कार्रवाई करते हैं वो एक्चुएटर से करते हैं। ठीक है, एक्चुएटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महसूस करते हैं सेंसर से और कार्रवाई एक्चुएटर से करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मशीन लर्निंग में पुरस्कार और दंड के साथ सीखने को क्या कहा जाता है? तो उसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेबल किए गए डेटा का उपयोग किस लर्निंग में होता है? तो सुपरवाइज लर्निंग में होता है लेवल डेटा का, जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं। ठीक है, फिर है बिना लेवल वाला डेटा, मतलब अनलेबल्ड डेटा से पैटर्न खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग कहलाती है। ठीक है, तो जो लेवल डेटा होता है उसका यूज सुपरवाइज लर्निंग में करते हैं, और जो अनलेबल्ड है उसका यूज अनसुपरवाइज लर्निंग में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा एआई जो किसी भी बौद्धिक कार्य को इंसान की तरह कर सके, तो इसे स्ट्रॉन्ग एआई कहते हैं। ठीक है, जनरेटिव एआई कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का कौन सा भौतिक कार्य प्रभावी रूप से संभव नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। ठीक है, मतलब जो लाइट है उसे बिना तार के हम एक से दूसरी जगह नहीं भेज सकते एआई के द्वारा। एआई का एक मुख्य नुकसान या प्राकृतिक सीमा क्या है? तो यह मानव रचनाशील और प्रकृति की पूरी तरह नकल या संयम नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं न्यूरल नेटवर्क एएनएन में त्रुटि को कम करने के लिए वेट्स को समायोजित करना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं बैक प्रोपगेशन। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए गूगल द्वारा बनाया गया फ्रेमवर्क कौन सा है? तो वह टेंसर फ्लो, इंपॉर्टेंट है। मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? टेंसर फ्लो का। फिर फेसबुक मेटा द्वारा विकसित डीप लर्निंग ओपन सोर्स लाइब्रेरी कौन सी है? तो ये पाइटॉर्च। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाई गई? डीप लर्निंग ओपन सोर्स लाइब्रेरी है ये मेटा द्वारा बनाई गई। ठीक है, जो फेसबुक की कंपनी है, पेरेंट कंपनी। चलिए आगे देखते हैं। एनएलपी कार्यों जैसे डिजिटल वित्तीय समीक्षा के लिए सबसे प्रभावी मॉडल कौन सा है? तो कौन सा है? ये है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, एलएसटीएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो टोकेनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोरिफेरेंस रिजोल्यूशन। ठीक है, कोरिफेरेंस रिजोल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं। के मीन्स एल्गोरिदम मुख्य रूप से किस प्रकार की लर्निंग का उदाहरण है? तो के मीन्स एल्गोरिदम अनसुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण है, जो कि क्लस्टरिंग में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा तकनीकी नाम क्या है? तो लेजी लर्निंग को हम के नियरेस्ट नेबर भी कहते हैं। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर रिग्रेशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भविष्यवाणी करना किसका काम है? रिग्रेशन तकनीक का। प्रिडिक्शन उदाहरण के घर की कीमत बताना। ठीक है, तो ये पूछे गए हैं कुछ कुछ सवाल इनमें से, जो कि यूपी ट्रिपल एस एग्जाम्स में, तो इन्हें जरूर देखना आप ठीक से। चलिए आगे देखते हैं। फेसबुक का ऑटो टैगिंग फीचर और शतरंज खेलने वाले सिस्टम किसके अनुप्रयोग हैं? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के अनुप्रयोग हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन और नेटफ्लिक्स में मुख्य रूप से कौन सा सिस्टम उपयोग होता है? तो इसमें रिकमेंडेशन इंजन अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज किया जाता है। ठीक है, अमेजन और नेटफ्लिक्स में। एलेक्सा, कॉर्टेना और गूगल असिस्टेंट तकनीकी रूप से किसके उदाहरण हैं? तो ये वर्चुअल असिस्टेंट के उदाहरण है। ठीक है, और ये नैरो एआई द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी चल रही है ये जो है नैरो एआई चल रही है। ठीक है, अभी स्ट्रॉन्ग एआई तो आया भी नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं। एआई के मुख्य उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स और एनएलपी। ठीक है, ये एआई के उपक्षेत्र हैं, ठीक है, सबसेट्स। मशीन लर्निंग के संदर्भ में आरओसी कर्व का फुल फॉर्म क्या है? तो रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आरओसी का। अगला क्वेश्चन, एआई एप्लीकेशन लागू करने के लिए किस भाषा का प्रयोग नहीं होता? तो पर्ल। ठीक है, पर्ल का यूज नहीं करते हम एआई एप्लीकेशन लागू करने के लिए। यह मुख्य रूप से वेब डेवलपिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, पर्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन लर्निंग के प्रकार एक नगर में देखते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तीन प्रकार की लर्निंग होती है। तो डेटा, तो जो सुपरवाइज लर्निंग होती है वो लेवल किया हुआ डेटा का यूज करते हैं, जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग, वर्गीकरण। मुख्य कार्य क्या करता है? वर्गीकरण का करता है और रिग्रेशन और भविष्यवाणी करता है। ठीक है, कौन सा डेटा? सुपरवाइज लर्निंग वर्गीकरण, रिग्रेशन और भविष्यवाणी का कार्य करता है। और इसमें कौन से एल्गोरिदम का यूज किया जाता है? तो के नियरेस्ट नेबर और डिसीजन ट्री। ठीक है, इनका यूज किया जाता है इसमें एल्गोरिदम का। तो इम्पोर्टेंट है, याद जरूर करना। अब देखते हैं हम अनसुपरवाइज लर्निंग। तो इसमें बिना लेवल डेटा का यूज किया जाता है, मतलब अनलेबल डेटा। और इसका मुख्य कार्य क्लस्टरिंग, समूह बनाना है। और इसमें जो एल्गोरिदम का यूज किया जाता है वो है के मीन्स एसोसिएशन। ठीक है, के मीन्स और एसोसिएशन। अब देखते हैं हम री इन्फोर्समेंट लर्निंग, ट्रायल और एरर। ठीक है, किस पर काम करती है? ट्रायल और एरर वाले डेटा पर। इसका कार्य है पुरस्कार और दंड देना, जिसमें हम एल्गोरिदम कौन कौन सा यूज करते हैं? क्यू लर्निंग और सरसा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्यूआर कैन पे स्कैन करके। तो बहुत